गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वी आर डिस्कसिंग अबाउट जो डेली क्वेश्चन डिस्कस करते हैं उसको हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। लेकिन ये आज हम डेली क्वेश्चन ना डिस्कस करके मंथली बेसिस पे जो क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड इनसाइट के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और जो मंथ रहेगा वो हमारा दिसंबर रहेगा। लेट्स अबाउट द सेकंड टॉपिक इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट एंड इन इकोनॉमी हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द साइट याद रखिएगा, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो गवर्नमेंट के बीच में हुआ है, जहाँ पे हम ट्रेड को रेगुलेट करते हैं फ्लोरा एंड फोना के अंदर। इसमें 3 लिस्ट होती है, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3। अपेंडिक्स 1 में जो है जो स्पीसीज और मतलब बैन होती है, लेकिन कुछ केसेस में हम कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमने अभी चीता मंगवाया है ना। सेकंड देखते हैं कि इसमें जो है जो स्पीसीज होता है ज़रूरी नहीं है कि वो थ्रेटेंड हो, लेकिन फिर भी हम उसको रेगुलेट करके चलते हैं क्योंकि जहाँ पे वो जा रही है और जहाँ से वो जा रही है उसके लिए खतरा हो सकता है, लाइक दैट। एंड नंबर थर्ड जो कैटेगरी जिसको हम ये कह सकते हैं कि वो पूरे यूनिवर्स तो नहीं कहें, पूरे अर्थ के ऊपर पाई जाती है, तो उसको हम कहीं पे लेके जा सकते हैं तो कोई खतरा नहीं होता है। पर ये इंपॉर्टेंट याद रखना कि IUCN के द्वारा, IUCN कब बना था 1948 के अंदर, राइट। इसकी जो लिस्ट आई थी रेड लिस्ट, जिसमें थ्रेटेंड, एक्सटिंक्ट, क्रिटिकल इंडेंजर्ड जो लिस्ट आती है वो 1964 के अंदर बनी थी। लेकिन उसी साल जो है 1963 में साइट्स बनाई गई थी। इसका मेन पर्पज़ ये था कि हम जो है मतलब IUCN की ही मीटिंग हो रही थी और वहाँ पे गवर्नमेंट वहाँ पे मीटिंग हुई और उन्होंने कहा कि हम साइट्स को अप्रूव करते हैं। साइट्स इज नथिंग बट इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट है, ये याद रखना। मतलब गवर्नमेंट के बीच में होता है। याद रखिए जब भी ट्रेड होता है, चाहे कोई भी ट्रेड हो, तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तो इसमें इन्वॉल्व होएगी, तो कहीं ना कहीं ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और IUCN जो है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, क्योंकि उसमें जो है NGOs, गवर्नमेंट्स, बहुत सारे जो बिजनेस ग्रुप है, सिविल सोसाइटी है, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कि 1948 में बना था कौन, IUCN। और ये जो है एक बुक आई थी साइलेंट स्प्रिंग नाम से, उसके ऊपर बेस्ड है, राइट। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन देयर। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेटमेंट इज साइट्स इज इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट। बिल्कुल सही है, ताकि हम इंटरनेशनल ट्रेड को जो है इंश्योर कर सकें इन वाइल्ड एंड एनिमल एंड प्लांट डज नॉट थ्रेटन द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। दैट इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि हमें इन्वायरमेंट को, उस स्पीसीज को, और जहाँ पे वो जा रही है उस स्पीसीज को, और जहाँ से वो जा रही है उस इन्वायरमेंट को जो है हमें प्रोटेक्ट करना है। यही इसका मेन एम रखा गया। लेकिन देखते हैं, व्हेन अ कंट्री बिकम अ पार्टी ऑफ साइट्स, ऑल इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड डी एक्सपोर्ट जो है वो परमिट लेना पड़ता है। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और अभी कितने मेंबर, 184 इसमें कंट्रीज हैं। COP की बात करते हैं तो इसकी फाइनल डिसीजन मेकिंग होती है जो अपग्रेड करने का काम करती है अपेंडिक्स 1 एंड अपेंडिक्स 2। क्या इस स्टेटमेंट सही है? तो एब्सोल्युटली सही है। तो यस, तीनों की तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं कन्वेंशन इंटरनेशनल ट्रेड जो है एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है बिटवीन गवर्नमेंट। 184 इसके अभी मेंबर हैं। ये जो इंश्योर करता है ट्रेडिशनल इंटरनेशनल ट्रेड जो है एनिमल या प्लांट में होता है, जो उस सर्वाइवल की स्पीसीज़ के लिए खतरा ना हो। और ये जो है जो अभी ये फोर्स में आई थी 1975 में, और इंडिया जो है मेंबर बना था 1976 में। ऑल इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, री एक्सपोर्ट ऑफ स्पीसीज कवर्ड अंडर साइट मस्ट अथॉराइज थ्रू अ परमिट सिस्टम, राइट। एवरी 2 ईयर में इसकी कोप होती है, मतलब कन्वेंशन ऑफ पार्टीज होती है, जिसमें अपेंडिक्स 1 एंड अपेंडिक्स 2 को जो है अपग्रेड किया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट चलते हैं। साइट्स अपेंडिक्स 1 में जो है एक्सटेंशन एंड इंपोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट परमिट फॉर दीज स्पीसीज आर ये कम्प्लीटली बैन नहीं कहा जाएगा, लेकिन ये इसको रेगुलेट जरूर किया जाता है। बैन तो होता ही है, लेकिन परमिशन के थ्रू जो है इसको अलाउड कर दिया जाता है। सेकंड देखते हैं, साइड से जो है वो जो स्पीसीज वो जरूरी नहीं है थ्रेटेंड हो, लेकिन फिर भी हम उसको रेगुलेट करके चलते हैं। कम्प्लीटली सही है। तो सेकंड, फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकंड सही है। थर्ड देखते हैं, द इंडेंजर्ड एशियन एलिफेंट जो है साइट्स फर्स्ट में रखेंगे, एब्सोल्युटली करेक्ट है। नंबर 4, इंडिया हैज़ बैन द डोमेस्टिक सेल्स ऑफ आइवरी, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ आर करेक्ट, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। बाकी आप देखना। साइट्स अपेंडिक्स फर्स्ट लिस्ट में वो क्या क्या आता है, 1989 में किस तरीके से जो एवरी है उसको बैन किया गया, ये स्पेसिफिकली एलिफेंट से रिलेटेड। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कम्युनिटी फॉरेस्ट्री याद रखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के तहत इसको बनाया जाता है। ये जो है कई सारे एरिया कवर कर सकता है। नेशनल पार्क हो गया, डीम्ड फॉरेस्ट हो गया, रिजर्व फॉरेस्ट हो गया, सेंचुरीज हो गया, और एलिफेंट रिजर्व वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है, वो उसका पार्ट है। लेकिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऑफ 1972 इसको क्रिएट करने की बात करता है। कौन क्रिएट करता है? तो स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है। लेकिन यहाँ पे इंडिजिनियस जो पॉपुलेशन होते हैं उसकी जो प्रिजर्वेशन है, उसका जो लाइवलीहुड है, चाहे पेस्टोरलिस्ट से रिलेटेड हो या फिर कुछ सम टाइप ऑफ हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो उसको अलाउ कर दिया जाता है, राइट। ओके, और एनीवे लेट्स सी द स्टेटमेंट दे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। द कम्युनिटी फॉरेस्ट रिजर्व एरिया इज कॉमन फॉरेस्ट दैट हैज़ बीन ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड बाय द and conserved by the particular community in a sustainable basis. That is absolutely correct. सेकंड देखते हैं, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिजर्व में इंक्लूड रेवेन्यू फॉरेस्ट भी हो सकता है, डीम्ड फॉरेस्ट भी हो सकता है, सेंचुरी भी हो सकता है, और नेशनल पार्क भी। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट।
कम्युनिटी फॉरेस्ट रिजर्व एरिया कैन बी यूज फॉर द पेस्टोरल पर्पज। मैंने कहा एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है, ताकि और तभी इसी के बेसिस पे जो है वहाँ पे कम्युनिटी सस्टेन रह पाएगी ना। तो बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फोटो रेमिडिएशन एक प्रोसेस होती है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं। तो वो क्या करता है कि जो टॉक्सिक एलिमेंट होता है, कंटामिनेशन जो इन्वायरमेंट को करते हैं, उसको रिड्यूस करने का काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि इनके अंदर इतना एरिया होता है जिससे वो जो हैवी मेटल्स होते हैं, हैवी मेटल ओनली मेटल को जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, राइट। मेटल लाइक कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, लेड एंड ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, इट इज इनकरेक्ट। ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट को ना करके वो रिमूव कर सकते हैं सॉइल थ्रू फोटो रेमिडिएशन, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है। नंबर 3, हाइपर एक्यूमुलेटर प्लांट स्लो डाउन। नहीं, हाइपर एक्यूमुलेटर प्लांट वो होते हैं जो इस पूरी प्रोसेस को तेज करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं। तो ये भी गलत हो जाए। तो फर्स्ट यहाँ पे सही, सेकंड एंड थर्ड गलत है। बाकी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। फोटो रेमिडिएशन एक रेमिडिएशन मेथड है दैट यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट, माइक्रोएल्गा, सीवीड। वन वे टू रिमूव टॉक्सिक हैवी मेटल फ्रॉम द सॉइल इंक्लूड द यूज ऑफ द हाइपर एक्यूमुलेटर प्लांट। तो हम ये कौन सा यूज करते हैं प्लांट? जैसे हाइपर एक्यूमुलेटर प्लांट। वो क्या करते हैं? वो सॉइल से ज़्यादा मात्रा में टॉक्सिक जो आपके मेटल है उसको निकाल पाते हैं। फाइटो रेमिडी refer to the hyper-accumulated plant to absorb the toxic material present in the soil and accumulate in the living tissue. Even the most plant do not sometimes accumulate toxic substance, but फिर भी वो हेल्प तो करते ही हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि कौन कौन से जो चीज़ें हैं वो इसमें accumulate हुआ जाए, लेकिन बट इट कैन नॉट यूज टू रिमूव ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। तो ये आपको याद रखना है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्यों नहीं कर पाते? यहाँ पे रीजन भी दिया गया, मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन हो जाते हैं इस वजह से। ग्रेट बैरियर रीफ जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ग्रेट बैरियर रीफ जो है लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर में रखा गया है, ये नहीं है क्योंकि ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ज़रूर है। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर एक लिस्ट होती है, यूनेस्को जो है इसको प्रिपेयर करता है विद द हेल्प ऑफ UIUCN। इसमें होता क्या है कि जो जिस पर्पज़ के लिए वो पर्टिकुलर हेरिटेज के लिए रखा गया था उसकी वो प्रॉपर्टी है जिस वजह से वो रखा गया था वही थ्रेटन हो रही है, तो उसको अपग्रेड किया जाता है यूनेस्को के द्वारा थ्रू मिलकर IUCN के साथ, और वो रखा जाता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर में। क्या आपसे पूछ रहा है? ग्रेट बैरियर रीफ इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर में रखा गया, दैट इज इनकरेक्ट। नंबर 3 देखते हैं। 1972 के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन हुई थी इंस्क्राइबिंग साइट ऑफ द लिस्ट ऑफ हेरिटेज साइट इन डेंजर। तो याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। अलाउ द वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर फॉर एलोकेट इमीडिएट असिस्टेंस फ्रॉम द वर्ल्ड हेरिटेज फंड टू साइट। नहीं, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताने के लिए होता है। और हाँ, ये भी सही हो सकता है वैसे। और इसमें जो है असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है ताकि उसकी जो वेरी प्रॉपर्टी है उसको हम प्रिजर्व करके सकते हैं। तो फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा, राइट। लोकेटेड ऑफलैंड द क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया, JBR वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ है। इसका एरिया देख सकते हैं कितने आइलैंड यहाँ पे कवर होते हैं। ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, कार्बन सिंक का काम करता है। कीपिंग इन माइंड द डेंजर, यूनेस्को के द्वारा IUCN के साथ मिलकर वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर रिपोर्ट रिकमेंड द JBR को जो है हमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर में रखना चाहिए। इससे होता क्या है कि इसमें पैसे वगैरह मिल पाएंगे इसको सपोर्ट करने के लिए और वर्ल्ड कम्युनिटी का टेंशन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली इमेजिन। ब्लैक हाइड्रोजन जो है प्रोड्यूस बाय द फॉसिल फ्यूल, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ब्लैक हाइड्रोजन फॉसिल फ्यूल से निकलती, दैट इज करेक्ट। पिंक हाइड्रोजन जो है आपकी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहाँ से जब एनर्जी का स्रोत लिया जाता है और उससे हाइड्रोजन बनाई जाती है तो उसको पिंक हाइड्रोजन कहते हैं। ग्रे हाइड्रोजन की बात करते हैं जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है बट यूजिंग फ्रॉम न्यूक्लियर पावर सोर्स, दैट इज इनकरेक्ट। नेचुरल सोर्स से अगर हम निकालते तो वो ग्रे हाइड्रोजन हो जाता है। तो सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट सही हो जाएगा। यू कैन सी है द प्रोडक्शन टेक्निक ऑफ एनर्जी कैरियर vary depending upon its application. This is generate with the different colors such as black hydrogen, brown, blue hydrogen जो वाटर वगैरह के सोर्स से लिया जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन जहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर किया जाता है और जो इलेक्ट्रोलिसिस के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है वो रिन्यूएबल रिसोर्स से लिए जाती है। ब्लैक हाइड्रोजन जो है फॉसिल फ्यूल, पिंक हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग द न्यूक्लियर पावर प्लांट, ग्रे हाइड्रोजन जो है नेचुरल गैस से लिया जाता है। राइट, ग्रीन हाइड्रोजन एमर्जिंग नोवल कंसेप्ट है न्यू कार्बन एमिशन की तरफ बढ़ने के लिए, जो इलेक्ट्रोलिसिस रिन्यूएबल पावर से हम लेते हैं उससे जो है सोलर स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। राइट, आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स नेचुरल गैस याद रखिएगा, नेचुरल गैस है नथिंग बट CH4। इसकी जो कैपेबिलिटी होती है वो 8 टाइम्स या फिर 80 टाइम्स ज़्यादा होती है CO2 से, और ये जो है 10 से लेकर 20 साल में अपने आप ऑटोमेटिक डिग्रेड हो जाता है। राइट, CNG और किस में कन्वर्ट होता है, जैसे CH4 है तो ये CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, लेट्स सी द फर्स्ट स्टेटमेंट। CNG इज कंप्राइज मोस्टली ऑफ मीथेन गैस, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये मीथेन गैस ही है और CNG मीथेन गैस से बना होता है, कम्प्लीटली सही। CNG इंजन रन मोर क्विकली ड्यू टू द हायर ऑक्टेन रेटिंग ऑफ द CNG ओवर गैसोलीन, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इसकी जो गैसोलीन की जो ऑक्टेन नंबर वो ज़्यादा होती है। नंबर 3 स्टेटमेंट देखते हैं।
CNG vehicle reduces harmful emissions such as carbon monoxide, carbon dioxide, nitrous oxide more than 90% when compared to gasoline powered vehicle. तो that is also be correct, right? तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। 95% जो गैसोलीन पावर्ड व्हीकल होते हैं वो एमिशन डालते हैं उससे कम कर देते हैं, और ये चिपर भी है, ग्रीनर भी है, मोर एफिशिएंट अल्टरनेट सोर्स है किसका, गैसोलीन का, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है टारबाल से रिलेटेड। टारबाल इज नथिंग बट ये तब फॉर्मेड होते हैं, कहाँ पे फॉर्म होते हैं पहले बात तो ये याद रखें। ये एक टाइप से ना जो गैस होती है ना, या फिर ये कह लीजिए क्रूड ऑयल होता है, उसका एक बोल टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है। कहाँ पे कहाँ पे ओशंस के अंदर, और ये कहाँ पे, जहाँ से जो आपकी ऑयल्स का ट्रेड होता है ना, वहाँ पे ज़्यादातर ये पाए जाते हैं। और ये बनता किस फोर्स से, तो एक तो क्रियोलिस फोर्स हो सकता है, सेकंड आपका फोर्स जो होता है मानसून, जब वो विंड वगैरह उठती है ना, हाई प्रेशर लो प्रेशर आता है, तो उसकी वजह से टारबाल बनता है। क्यों बनता है, इसका रीज़न ये है कि डेंसिटी जो वाटर की है और डेंसिटी जो ऑयल की है वो डिफरेंट है, तो ये एक स्पेरिकल शेप ले लेती है, जैसे आपने सरफेस टेंशन का कंसेप्ट सुना होगा, तो इसी की वजह से ये गोल टार बन जाता है। बना किससे होता है, तो ऑयल से। कौन सा ऑयल, तो क्रूड ऑयल। कहाँ पे, जहाँ पे ज़्यादा शेप जाती है, किसकी वजह से, मानसून की वजह से। लेट्स सी द फर्स्ट स्टेटमेंट है, टारबाल आर डार्क कलर स्टिकी बॉल्स ऑफ ऑयल दैट आर फाउंड ऑन द ओशन सरफेस, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और अगर ये प्लास्टिक होता है तो माइक्रोबीट्स बोलते हैं उसको, ठीक है। टारबाल आर फाउंड बाय वेदरिंग ऑफ क्रूड ऑयल इन मेरीन इन्वायरमेंट, दैट इज इनकरेक्ट। ये जो है वेदरिंग की वजह से नहीं बल्कि खिंड जाने की, ऑयल स्पिल की वजह से बनता है। यूजुअली टारबाल आर washed away from the beaches during monsoon, तो that is also incorrect। तो फर्स्ट सेकंड सही है यार, टारबाल आर फाउंड बाय वेदरिंग ऑफ क्रूड ऑयल इन मैरीन इन्वायरमेंट, राइट। टारबाल जो है तब बनता है जब मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर ऑयल चला जाता है, ठीक है। और जो रीज़न बनता है मानसून या जो लो प्रेशर वहाँ पे क्रिएट होता है, जिसकी वजह से टारबाल की जो बनने की प्रोसेस होती है वो स्पीड अप हो जाती है। टारबाल आर डार्क कलर्ड स्टिकी बॉल ऑफ ऑयल दैट फॉर्म व्हेन क्रूड ऑयल फ्लोट ऑन द ओशन सरफेस। टारबाल आर फाउंड बाय वेदरिंग ऑफ क्रूड ऑयल इन मैरीन इन्वायरमेंट, दे आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ओपन शी टू द शोर बाय द सी करंट एंड वेव। इसका वेट इतना हो सकता है, इसका जो साइज होता है बास्केटबॉल से जितना भी हो सकता है, उसके ग्राउंड जितना भी हो सकता है, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगले स्टेटमेंट पे चलते हैं। अगला स्टेटमेंट है ग्रीन टर्टल। पूछा जा रहा है ग्रीन क्यों होता है, तो क्या ग्रीन टर्टल आर नेम्ड बिकॉज ऑफ द ग्रीनिश कलर देयर शैल, नो, इट इज़ मेड बिकॉज ग्रीन, और मतलब इसका जो आपका फैट होता है ना, इसकी जो नर्व्स होती है वो ग्रीन कलर की होती हैं, तो ये गलत हो जाएगा। That mainly found in the tropic and subtropic water, that is correct. Unlike other sea turtle, they do not migrate long distance, that is incorrect because they when migrate long distances, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, सिर्फ सेकंड सही है, राइट। लेट्स सी अबाउट द थिंग, द ग्रीन टर्टल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सी टर्टल दैट आर द ओनली हाइबोवर्स अमंग द डिफरेंट स्पीसीज। मतलब ये कह सकते हैं टर्टल्स की स्पीसीज में ये हार्बीवोर्स हैं। ग्रीन टर्टल आर इन फैक्ट नेम्ड फॉर द ग्रीनिश कलर ऑफ देयर कार्टिलेजेस and fat, not because of their shell. In Eastern Pacific, a group of green turtle that have darker shell are called black turtle by the local community. Green turtle are found mainly in tropical and subtropical water. They migrate long distances between the feeding ground and the beaches where they are hatched, right। आगे बढ़ते हैं। आईची टारगेट के बारे में पूछा जा रहा है। आईची टारगेट जो अडॉप्ट किया गया था 2010 के अंदर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इंक्लूडेड गोल्स सच एज द रिड्यूसिंग डिफोरेस्टेशन बाय एटलीस्ट half during the coming decade and the curbing pollution, that is absolutely correct. After parties adopted the Aichi target, they were expected to devise their own national biodiversity studies so that they can achieve the target of the Aichi target that are formulated by the CBD and 2010, that is correct. More than half of the parties have meet all the Aichi target with its own border, that is incorrect because कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जिसमें 20 के 20 Aichi टारगेट को कवर कर लिया गया। लेट्स सी अबाउट द थिंग, तो डी ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, ए ऑप्शन का मतलब फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे सही है। लेट्स सी अबाउट द थिंग, आईची टारगेट जो है नगोया प्रोटोकॉल हुआ था सीबीडी के अंदर, पहली बात तो याद रखना, रियो डी जेनेरियो के अंदर मीटिंग होती है। कार्टेगेना प्रोटोकॉल 2010 में, ये जो है लिविंग मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म होता है किस तरीके से उसका एक्सपोर्ट करने किस तरीके गवर्नमेंट को बताना है, उसका पूरे के पूरे फ्रेमवर्क तैयार करता है। और फिर होता है नगोया प्रोटोकॉल 2010 में, तो उससे निकल कर आते हैं आपके आईची टारगेट कितने होते हैं, तो 20 होते हैं, और ये सीबीडी के अंडर में आते हैं। इसको 2010 से लेकर 2020 तक आपको मतलब गवर्नमेंट को जो है इसको कवर करना है, लेकिन एक भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं है, एक भी कंट्री की गवर्नमेंट ऐसी नहीं जो 20 के 20 जो टारगेट है वो अचीव कर पाई हो। इसमें होता क्या है कि जो भी मतलब वहाँ की लोकल कम्युनिटी है वो उस इकोसिस्टम को नो हाउ करती है, लेकिन वहाँ पे इंडस्ट्रीज सेटअप हो जाती है और उस नो हाउ को यूटिलाइज करती है, तो उसका बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ रॉयल्टी या सम ऑफ द रिसोर्सेज दे कैन यूटिलाइज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द लोकल कम्युनिटी दैट नो द इन्वायरमेंट और द थिंग्स दैट दे आर प्रोड्यूसिंग इन अ वेरी बेटर वे, तो उनको हेल्प करने की बात की जाती है। बट किसी भी कंट्री के देश में मतलब अच्छा परफॉर्म नहीं किया गया। नो कंट्री इन द वर्ल्ड that can achieve this target. What are the Aichi target? The Aichi adopted during the
2010 CBD समिट नगोया लोकेटेड इन जापान अचीव प्रेफरेंस इंक्लूडेड डिफोरेस्टेशन बाय, अच्छा इसका क्या क्या टारगेट था, यू कैन से गोल सच एज रिड्यूसिंग डिफोरेस्टेशन जो है हमने एटलीस्ट हाफ करना है ड्यूरिंग द कमिंग डिकेड एंड कर्बिंग द पोल्यूशन सो दैट नो लॉन्गर हार्म द इको सिस्टम। क्या ये हो पाए? नहीं हो पाए। सेकंड देखते हैं, आफ्टर पार्टीज अडॉप्टेड द आईजी टारगेट दे वर एक्सपेक्टेड टू डिवाइस देयर ओन नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी, यस दैट इज लेट डाउन इन आईजी, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन से रिलेटेड है। हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एंड द फर्स्ट एलिमेंट ऑन द पीरियोडिक टेबल, दैट इज करेक्ट, लाइटेस्ट भी है और फर्स्ट पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट भी है। बिकॉज ऑफ हाईली कंबस्टिबल प्रॉपर्टी हाइड्रोजन एज अ फ्यूल कैन बी यूज्ड ओनली इन इंटरनल कंबशन इंजन नॉट इन द स्पेसक्राफ्ट प्रोपल्शन। ये नहीं कहा जा सकता है, लेट्स सी, मोलिकुलर हाइड्रोजन इज नॉट अवेलेबल ऑन अर्थ इन कन्वीनियंट नेचुरल रिजर्वायर। मतलब ये है कि जो मोलिकुलर हाइड्रोजन होती है वो नेचुरल रिजर्वायर में नहीं पाई जाती। क्यों? क्योंकि जो इसकी एस्केप वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू द ग्रेविटी, है ना। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बी ऑप्शन देख ले रहे हैं क्या है, बी ऑप्शन मतलब फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पे सही है, ठीक है। वैसे नेचुरल इन्वायरमेंट नहीं पाई जाती, इट इज़ करेक्ट। हाइड्रोजन लाइटेस्ट एलिमेंट है, ठीक है, बिकॉज ऑफ हाईली कंबस्टिबल हाइड्रोजन एज यूज्ड इन ओनली इन इंटरनल कंबंशन, नहीं, दैट इज इनकरेक्ट, क्योंकि हम इंटरनल कंबंशन में तो इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। स्पेस क्राफ्ट प्रोपल्शन में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी नासा के द्वारा एक ऐसा स्पेस क्राफ्ट बनाई जो आपका पावर्ड होता है हाइड्रोजन से। एनीवे, हाइड्रोजन फ्यूल, हाइड्रोजन जो लाइटेस्ट इन द फर्स्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, सिंस द वेट ऑफ द हाइड्रोजन इज लेस देन द एयर इट राइजेज जीरो एमिशन फ्यूल, और ये जो फ्यूचर का फ्यूल भी माना जाता है। अकरेंस जो है हाइड्रोजन की यू कैन सी है 90% है। मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड जो है हाइड्रोजन है अर्थ के ऊपर। व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट हाइड्रोजन कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, और हमारी बॉडी के अंदर थर्ड नंबर पे पाया जाता है ना। पहले नंबर पे ऑक्सीजन है, सेकंड नंबर पे कार्बन है, थर्ड नंबर पे हाइड्रोजन है, फोर्थ नंबर पे नाइट्रोजन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी अबाउट द इंडियन रूफ टर्टल। ये जो है टर्टल होते हैं और ये जो है रूफ निकला होता है ना। तो ये इंडिया के अंदर पाए जाते हैं और साउथ एशिया रिवर में पाए जाते हैं। लेट्स सी अबाउट द फर्स्ट, इंडियन रूफ टर्टल कैन बी डिस्टिंग्विश बाय द डिस्टिंक्ट रूफ पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। इट लिस्टेड इन द अपेंडिक्स 1 ऑफ द साइट, तो ये भी सही है। और ये जो साउथ एशिया के अंदर नेटिव है, इट इज ऑल्सो करेक्ट। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट ये सही है। इंडियन रूफ टर्टल इज अ स्पीसीज ऑफ टर्टल इन द स्पीसीज ऑफ द गैनीमेड, इट कैन डिस्टिंग्विश बाय द डिस्टिंक्ट रूफ। और याद देखिए कि टर्टल की खास बात क्या होती है कि ये जो है पानी में सिर्फ हैचिंग करने के लिए जाते हैं, राइट, और टोटवाई जो पानी के अंदर ही रहते हैं। इन जनरल जो है ये ज़मीन पे रहना पसंद करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2022 जो है अभी ओवरव्यू ऑफ द की फैक्ट फिगर ऑन द स्टेट्स ऑफ द क्लाइमेट परफॉर्मेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुपिंग के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया। ये G20 के द्वारा रिलीज़ किया गया, याद रखिए इंपॉर्टेंट है। G20 की मीटिंग के द्वारा इसको जो है अभी रिलीज़ किया गया। क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट G20 के द्वारा बनाई गई है। G20 की मीटिंग 2023 की किसके पास है? इंडिया के पास है। कितनी कंट्री है? 19 कंट्री है, एक यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, जिसमें खुद में 27 कंट्रीज है। आगे बढ़ते हैं, साइट्स इंश्योर द रेगुलेशन ऑफ द इंटरनेशनल टाइड्स ऑफ वाइल्ड animal and plants so that their survival is not threatened. It is correct. The World Wildlife Trade Report provides assessment of the global trade of animal and plant that are regulated by the site. That is correct. क्योंकि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिपोर्ट निकाली जाती है साइट्स के द्वारा, राइट, और ये बताते हैं कि क्या स्टेटस है ट्रेड से रिलेटेड किसी एनिमल का, राइट। ओके, द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिपोर्ट प्रोवाइड इनसाइट असेसमेंट ऑफ द ग्लोबल ट्रेड ऑफ एनिमल एंड प्लांट दैट आर रेगुलेटेड बाय द साइट्स। और 2 साल में इसकी मीटिंग होती है। 1975 में इन्फोर्स हुआ था और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 184 इसमें मेंबर हैं। जो रिपोर्ट बनाई जाती है यूनाइटेड नेशन एंड लीडिंग कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल UNEP, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD, WTO एंड इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड ट्रैफिक के द्वारा इसको बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, मैरीन स्पॉन्जेस के बारे में। स्पॉन्जेस आर अमंग द मोस्ट एंशियंट एंड अबंडेंट एनिमल ऑन रॉकी रीफ्स अक्रॉस द वर्ल्ड, दैट इज करेक्ट। बेसिकली कोरल्स के ऊपर रहना पसंद करते हैं। दे प्रोवाइड हैबिटेट फॉर रेंज ऑफ द अदर स्पीसीज, बिल्कुल सही बात है। ये तो एक फंक्शन होता है इन्वायरमेंट के अंदर, ये सभी के ऊपर अप्लाई होता है। मैरीन हीट वेव जो है इसकी वजह से ब्लीचिंग हो रही है इनकी, डेट इज ऑल्सो करेक्ट। अनलाइक कोरल स्पॉन्जेस डू नॉट हैव सिम्बायोटिक, नहीं ये भी गलत है, क्योंकि इसका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आर करेक्ट। फोर्थ इज इनकरेक्ट बिकॉज दे ऑल्सो लिव्ड इन द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। यू कैन सी है द फोटो ऑफ द स्पॉन्जेस, और क्या कौन को विच प्रोवाइड हैबिटेट फॉर द रेंज ऑफ द स्पीसीज, फॉर एग्जांपल क्रब, स्ट्रिप, स्टारफिश, लाइक कोरल स्पॉन्जेस जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। और यहाँ पे सिम्बेटेस्ला लमेटा इज अनयूजुअल दैट। आगे बढ़ते हैं, 16 क्वेश्चन पे चलते हैं, ब्लैक कोरल के बारे में।
देखो ब्लैक कोरल्स वो कोरल्स होते हैं जिसको लाइट रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये फिल्टर फीडर होते हैं, मतलब जू प्लैंकटन के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी एनर्जी को लेने के लिए। ये जो है शैलो वाटर में भी रह सकते हैं और डीप इनसाइड द सी भी रह सकते हैं, ठीक है। और ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी मतलब सेम कैरेक्टरिस्टिक होती है इनकी एज कोरल, बट स्पेसिफिकटी ये होती है कि ये जो है अंडर द सी रह सकते हैं। क्यों रह सकते हैं? क्योंकि ये फिल्टर फीडर है। किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? तो जू प्लैंकटन के ऊपर। लेट्स सी द फर्स्ट स्टेटमेंट, लेट्स सी। ब्लैक कोरल आर लोकेटेड इन ग्रेट बैरियर रीफ एंड कोरल सी ऑफ द कोस्ट ऑफ वेस्ट इंडीज। जहाँ पे कोरल रीफ पाए जाते हैं तो वहाँ पे पाए जाते, बिल्कुल सही बात है। दे आर फिल्टर फीडर, दैट इज करेक्ट। And eat tiny zooplankton that are abundant in a deep water, that is also correct. They are found only in deep water, नहीं only in deep water गलत हो जाएगी, कि ऊपर भी पाए जाते हैं और नीचे भी पाए जा सकते हैं। They act as important habitat which where fish and invertebrates feed and hide from predators, that is also correct, right? तो ये जो है कैमोफ्लेज का भी काम करता है बहुत सारी स्पीसीज के लिए। आगे बढ़ते हैं। ये न्यूज़ में था क्योंकि यूएसए के अंदर कुछ पाया गया ना। वाशिंगटन डिस्कवर्ड द 5 न्यू स्पीसीज ऑफ ब्लैक कोरल लिविंग एज deep 2500 feet, that's why it is the news. Anyway, let's see the next question. Next question is a hippopotamus. Hippopotamus एक लार्ज सेमी एक्वेटिक मैमल है, नेटिव टू सब सहारन अफ्रीका, शायद ये करेक्ट है। ये जो है लार्जेस्ट लैंड मैमल है ऑन अर्थ, दैट इज इनकरेक्ट बिकॉज इट इज द एलिफेंट, दैट इज द लार्जेस्ट मैमल, राइट। तो सेकंड तो गलत हो जाएगा। कन्वेंशन ऑफ मतलब साइट्स के द्वारा इसको बैन किया गया है इंटरनेशनल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करने के लिए हिप्पोपोटामस को। मेरे हिसाब से ये सही होना चाहिए, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। सही मतलब बी ऑप्शन सिर्फ फर्स्ट यहाँ पे सही है। हिप्पोपोटामस जो है सेमी एक्वेटिक मैमल है जो सब सारन अफ्रीका का नेटिव है, दैट इज करेक्ट। ये जो है लैंड ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये एलिफेंट हो जाएगा। साइट्स ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज के द्वारा बैन किया गया है इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट, दैट इज इनकरेक्ट क्योंकि इसको जैसे अपेंडिक्स सेकंड में रखा गया है ना, जैसे अपेंडिक्स सेकंड में इसको रखा गया। सब सारन का ये नेटिव है। राइनो मतलब अमंग राइनो एलिफेंट मतलब इसी टाइप का ही है। यू कैन सी हियर द हिप्पोपोटामस, राइट। आगे बढ़ते हैं। तल 4 ब्लैक बक सेंचुरी कहाँ पे पाई जाती है? तो याद रखिए ये जो है राजस्थान के अंदर पाई जाती है, इसी ऑप्शन यहाँ पे सही है। टल 4 ब्लैक बक सेंचुरी अभी न्यूज़ में था क्योंकि इकोसिस्टम जोन की वजह से ये न्यूज़ में आ गया, क्योंकि द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन W4Nature हैज़ ऑल्सो टेकन अप मेजर प्रोफोकस ताकि वाइल्ड लाइफ की जो एरिया वो 7.19 किलोमीटर तक बढ़ा सके। इसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ी देर को। देखिए जो इको सेंसिटिव जोन होती है वो जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 उसके तहत इसको जो है बनाया जाता है। फर्स्ट थिंग ये जो है लिखा नहीं गया स्पेसिफिकली, ये जो है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की वजह से आया। उन्होंने कहा है कि एटलीस्ट 1 किलोमीटर एरिया जो है इको सेंसिटिव जोन होना चाहिए अराउंड द नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्सेट्रा, और ये एटलीस्ट 10 किलोमीटर तक हो जाना चाहिए विद टाइम। ये सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन, बट इंपॉर्टेंट ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 ये रेगुलेट करता है। यहाँ पे ये देख लीजिए 4,000 ब्लैक बग पाए जाते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के बारे में। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन इज बिकॉज की काली एग्रीमेंट अभी इंप्लीमेंट किया गया, जो इसका चेंज अमेंडमेंट है बेसिकली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, जो 1987 में साइन किया गया था। 2019 से इंप्लीमेंट होने की बात की थी कि काली एग्रीमेंट 2016 के अंदर साइन किया गया था। एनीवे लेट्स सी द फर्स्ट। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है ग्रीन हाउस गैस एमिटिंग गैस है, उसको हम यूज़ कर रहे थे अल्टरनेटिव टू द मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सो डेट्स वाई वी आर प्लेसिंग इट इन द Montreal protocol, but these are not the ozone depleting substance but causing greenhouse gas. Okay, let's see the first statement. Hydrofluorocarbon are on average several thousand times more potent greenhouse gases than the CO2. That is correct. Kigali agreement to the Montreal protocol is legally binding with mandatory HFC reduction target जो है हमें कंट्री को दिया गया। इस 2047 तक हमें इसको जो है कंप्लीट करना है। फर्स्ट एंड सेकंड सही है। HFC जो है वेरी हाई पोटेंशियल है डिप्लीट करने के लिए स्टेटोस्फेरिक ओजोन, दैट इज इनकरेक्ट। तो फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है। क्यों है? क्यों हमने इसको किगाली में मतलब मोन्ट्रियल के अंदर रखा? क्योंकि ये रिप्लेस करने के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन को लेकर आया गया था, लेकिन इसका जो ओजोन डिप्लेशन है वो तो ज़ीरो है, मतलब बहुत कम कर पाता है, लेकिन इसका जो ग्रीन हाउस इफेक्ट वो बहुत ज़्यादा है। दैट्स वाई वी आर प्लेसिंग इट इन द और ये है, ये जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है। Okay, let's see about the international convention and protocol that are related to the environment. Let's see the first is रामसर कन्वेंशन। सही, रामसर कन्वेंशन कब साइन हुआ था? तो 1971 में। ये मैं कई बार बता चुकी हूँ। इसका मेन एम था कि जो हमारी वेटलैंड्स हैं उसको कहीं ना कहीं हमें प्रिजर्व करके रखना है। इसको जो वाटरफॉल कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया जो पार्ट है इसमें जो है अब हमारी कंट्री में 72 रामसर साइट्स हैं इंडिया के अंदर। इसको जो है बचाने के लिए एक मिस्ट्री प्रोग्राम और जो है TM थ्रोवर प्रोग्राम भी इकोनॉमिक बजट के अंदर जो है
पैसे लोकेट किए गए। इसमें होगा क्या कि जो मैंग्रोव्स वगैरह वो उगाए जाएंगे। एनीवे लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन अराउंड द कोस्टल एरिया। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन 1972 में इंटरनेशनल प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट यूएनईपी जो है रिजल्ट था इसी का। 10 साल बाद जो है इसको नैरोबी के अंदर दोबारा से मीटिंग होती है। डिफरेंट स्टोरी। लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग दैट इज द साइट 1973 में। वैसे 1975 हो तो ज़्यादा अच्छा है। इसको जो वाशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। लीगली बाइंडिंग है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 184 मेंबर है और ये जो है अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस भी किए, ट्रेड से रिलेटेड बातें करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट द कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज 1979 में इसकी फाउंडेशन होती है। इसमें जो है जो हमारे माइग्रेटरी स्पीसीज है वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड वो जो है प्रिजर्व किए जाते हैं। इसको जो बर्न कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है और इसको जो सेक्रेटेरिएट प्रोवाइड करता है यूएनईपी के जिस तरीके से उसी तरीके से यहाँ पे भी है। नैरोबी कन्वेंशन 1982 में और अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट 10th एनिवर्सरी जब हम स्टॉकहोम की बना रहे थे तब इसको हमने साइन ऑफ किया था। नेक्स्ट द वियना कन्वेंशन ऑफ 1985। इसमें जो है ओजोन लेयर को प्रोटेक्शन की बात करते हैं। हमने अभी किगाली एग्रीमेंट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोनों ही अंडर ओजोन डिप्लेशन या वियना कन्वेंशन के अंडर में हमने डिस्कस किए हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 इसी के दिन जो है 16 सितंबर को साइन हुआ था। इस वजह से हम ओजोन डे भी बनाते हैं 16 सितंबर को। इसमें जो है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को कंट्रोल करने की बात की जाती है। इसको वियना कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं। इसका मेन एम है प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। यूनाइटेड यूनिवर्सल ट्रीटी है, लीगली बाइंडिंग है, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट पे चलते हैं। ब्रूनटन कमीशन सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट डेफिनेशन यहाँ पे दी गई थी। यूएनसीटी 1992 में यहाँ पर प्रिंसिपल सीबी यूनिवर्सिटी यूएनसीटी जो है सिग्नेचर कंट्री एजेंडा 21 जो 1992 सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका मेन एम है। 1992 में जो है ये अर्थ समिट का प्रोडक्ट था। एजेंडा 21 का मतलब ये है कि 21st सेंचुरी में हमें इन्वायरमेंट को कम मतलब पोल्यूशन को कम करना है। यूनिवर्सिटी पॉलिसी की बात करते हैं 1992 में रिड्यूस करना ग्रीन हाउस गैसेस का मेन है। बोन जर्मनी के अंदर सेक्रेटेरिएट है 1992 में जिसे बनाया लीगली नॉन बाइंडिंग है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है नेगोशिएट किया गया था अंडर दिस फ्रेमवर्क। अगली बात करते हैं सीबीडी 1992 में कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सस्टेन यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट एंड शेयर द बेनिफिट रिसोर्स टू देट। यूएसए जो है साइन किया था बट नोटिफाइड नहीं किया गया। इसके अंदर 2 प्रोटोकॉल कार्डिगन प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल के हमने आईची टारगेट 20 हमने डिस्कस किया। 20 टारगेट हो गए 2010 से लेकर 2020 तक इसका एम रखा गया। लेकिन हम कोई भी कंट्री ऐसे नहीं है जो वर्ल्ड में इसको एक अचीव कर पाई। यूनिवर्सिटी की बात करते हैं 1994 में कॉम्बैट कनाडा सर्टिफिकेशन इसका मेन एम है। लीगली बाइंडिंग है, कनाडा ने विड्रॉ कर लिया। एजेंडा 21 है, हेडक्वार्टर इसका बोन जर्मनी के अंदर में। लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट देम दैट इज द क्योटो प्रोटोकॉल जो 1997 में साइन होता है। इसके अंदर कई सारे मैकेनिज्म है। फॉर एग्जांपल मैकेनिज्म अंडर द प्रोटोकॉल, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, एमिशन ट्रेड, जॉइंट इंप्लीमेंटेशन, पॉलिटिकल प्रिंसिपल, लॉस्ट एंड में कई सारे प्रिंसिपल इसके अंडर काम करते हैं। इसमें बेसिकली फंडिंग का काम मैकेनिज्म आ जाता है। तो इस वजह से कई सारे मैकेनिज्म है। कौन कौन से ग्रीन हाउस गैस है जो ये रिकॉग्नाइज करता है। फॉर एग्जाम्पल CO2, मीथेन से रिलेटेड मीथेन इनिशिएटिव भी है और मीथेन प्लेज भी है जो अभी G20 की मीटिंग हो रही तब उसको साइन किया गया था इंडोनेशिया के अंदर। नाइट्रस ऑक्साइड, NO2 है, सल्फर ऑक्साफ्लोराइड है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जिसमें किगाली एग्रीमेंट से रिलेटेड है, पर फ्लोरोकार्बन भी है। द प्रोटोकॉल जो है बेस्ड है प्रिंसिपल बेस्ड बट कॉमन डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एनेक्स 1 कंट्री, एनेक्स 2 कंट्री है। इंडिया जो है एनेक्स 2 कंट्री का पार्ट बनाता है और एनेक्स 1 कंट्री जो है डेवलपिंग कंट्री में आती है। साइड्स में अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स 2 भी डिस्कस किया हुआ है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है 2008 से लेकर 2012 एक मैकेनिज्म, 2013 से लेकर 2022 तक दूसरा फेज़ इसका स्टार्ट हो जाता है। रोटरडम कन्वेंशन 1998 केमिकल सब्सटेंस जो हजार्डस है वो कहाँ पे ट्रेड किया जा रहा है उससे रिलेटेड कन्वेंशन यूनाइटेड नेशन की ट्रीटी है। कार्टिन प्रोटोकॉल 2000 बायोसेफ्टी से रिलेटेड है। प्रोटेक्टिंग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी फ्रॉम रिस्क पोस्ट बाय लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म रिजल्ट फ्रॉम द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो ये कार्टिन प्रोटोकॉल के अंडर में आता है। नेक्स्ट द स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001। इसमें जो है जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट उसको कम करने की बात की जाती है। इसमें डर्टी डोजन थे स्टार्टिंग में 12 जो है पेस्टिसाइड इसमें रखे गए थे। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डर्टी डजन ऑल्सो। रेड प्लस 2005 के अंदर इनिशिएटिव इसमें बेसिकली फंडिंग की बात की जाती है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ताकि वो इन्वायरमेंट से रिलेट पाए। नेक्स्ट द नगोया प्रोटोकॉल जो इसकी हम बात करें 2010 में आईची टारगेट का सप्लीमेंट्री टारगेट CBD के अंदर इसको जो है रखा गया। इसमें होता क्या है कि जो 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 वहाँ की इंडिजिनस कम्युनिटी है उसको हेल्प प्रोवाइड करने की बात की जाती है। रियो +20 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यहाँ पे निकल गया है। 20 एनिवर्सरी हो रही थी रियो डी जेनेरो के 1992 की हम बात कर रहे हैं। पेरिस एग्रीमेंट 2015 के अंदर क्लाइमेट चेंज से बात करते हैं। NDC के इंडिया के टारगेट थे। इसका कोशिश था कि 1.5 डिग्री टेम्परेचर जो है 2015 के लेवल से कम रखा जाए। 2005 होगा शायद। लेट्स से किगाली एग्रीमेंट 2016 रिड्यूस करना ओजोन लेयर डिप्रेशन ये इसका मेन एम था। 1987 प्रोटोकॉल इट वाज एम टू रिड्यूस द हाइड्रोफ्लोरोकार्बन बाय रफली 80 से 85% बाय लेट 2045। इट विल बी बाइंडिंग ऑन द मेंबर कंट्री फ्रॉम 2019। एनीवे लेट्स सी द वन रिपोर्ट के बारे में भी डिस्कस करें क्योंकि ये 2 साल में हर एक बार आती। तो केंद्रीय मतलब ये रिलीज कौन करता है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज।
ओके। इस रिपोर्ट के दो साल में एक बार आती है। 1987 में पहली बार इसका सर्वेक्षण किया गया, 2021 में रिपोर्ट आई थी इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के नाम से। और ये जो है 17वीं रिपोर्ट थी। वनों की 3 श्रेणी में यहाँ पे डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट होते हैं, 70% से अधिक जो आपके कैनोपी वाले फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे, मध्यम में 40 से 70 आ जाता है और 10 से 40 आ जाते हैं लो फॉरेस्ट कवर में। भारत का वन क्षेत्र की बात करें तो यू कैन सी है 7,13,789 और देश के सर्वाधिक भूगोलिक 21.71 बनता है, जबकि वार्षिक में ये 21.67 हुआ करता था। और अब की बार जो वृद्धि हुई है 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व में 97% तो जो वन है वहाँ पे पाए जाते हैं। पर्यावरण में सबसे अधिक वृद्धि दर्शाने वाले राज्य तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, ओडिशा है। पर्यावरण में या वनावरण में सबसे अधिक कमी की बात करोगे तो सबसे अधिक कमी कहाँ पे आई तो अरुणाचल प्रदेश में। वैसे सेकंड लार्जेस्ट भी है मणिपुर, मेघालय, मिजोरम एंड अगर परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा कहाँ पे है मिजोरम के अंदर। मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र इसके अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र में है। मैंग्रोव में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि और 70वीं ही ये रिपोर्ट हुआ करती थी। क्वेश्चन इस बार पूछा गया था तो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। इंडिया की COP26 में कौन कौन से टारगेट रखेगा? फॉर एग्जांपल हमें जो नॉन फॉसिल एनर्जी से जो कैपेसिटी वो 500 गीगावाट 2030 तक पहुँचानी है। 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है रिन्यूएबल एनर्जी से होगी 2030 तक। अभी कितनी तो 40% है, 10% हमें बढ़ानी है। सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है सोलर से आती है, लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट से आती है। उसके बाद देख लेना कहाँ से आती है। रिड्यूस कर 1 बिलियन कार्बन एमिशन को 2030 तक, रिड्यूस कार्बन इंटेंसिटी 2030 तक, अचीव द टारगेट ऑफ नेट जीरो बाय 2070 इसका मेन एम है। अब बात करते हैं स्पीसी ऑफ क्रोकोडाइल। 3 स्पीसीज है भितरकनिका नेशनल पार्क में, ये तीनों की तीनों स्पीसीज पाई जाती है। कैन से दैट उड़ीसा के अंदर तीनों की तीनों स्पीसीज पाई जाती है। एनीवे देयर आर 3 स्पीसीज ऑफ क्रोकोडाइल। सॉल्ट वाटर में रहेगी, मगर चंबल में बेसिकली ये पाए जाते हैं। मगर घड़ियाल क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, मगर जो है वल्नरेबल है। 2023 का सेंसस अभी है तो इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाती है। लार्जेस्ट ऑल लिविंग रेप्टाइल्स है। इट फाउंड थ्रू आउट द ईस्ट कोस्ट ऑफ भितरकनिका मैंग्रोव एंड सुंदरबन नेशनल पार्क। हैबिटेट दे इनहेबिट कोस्टल ब्रैकिश मैंग्रोव वाटर। मगर की बात करोगे तो वल्नरेबल की कैटेगरी में आ जाता है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है। और नेक्स्ट घड़ियाल है, नेशनल चंबल सेंचुरी में पाया जाता है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, उड़ीसा के अंदर ये पाया जाता है। भितरकनिका नेशनल पार्क जो है केंद्रपारा डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा के अंदर पड़ता है। सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है आफ्टर सुंदरबन, तो ये भी आप याद रख लेना। एंड इट्स लाइंग इन द एस्चुरीज रीजन ऑफ द ब्रह्मी भितरनी, मतलब ये इसकी सारी की सारी रिवर जो है ट्रिब्यूटरीज रही है। अच्छा, इको सेंसिटिव जोन के बारे में बोल रही थी कि कौन कौन सा एरिया। पहली बात तो इसके बारे में थोड़ी सी बात, परमिटेड और अनपरमिटेड। पहले ये है क्या रेगुलेटेड। अच्छा, पहली बात तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में परमिटेड प्रोहिबिटेड होते हैं। कमर्शियल माइनिंग नहीं कर सकते, सो मिल नहीं इस्टेब्लिश कर सकते, इंडस्ट्री कॉजिंग पोल्यूशन नहीं कर सकते, कमर्शियल यूज़ ऑफ फायरवुड नहीं कर सकते, एस्टेब्लिशमेंट मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी यहाँ पे नहीं है। लेकिन क्या क्या परमिटेड है? ऑनगोइंग एग्रीकल्चर एंड इको सेंसिटिव, और ये किसके अंदर इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1982। और यहाँ पे 1 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर तक ये एरिया हो सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से ही रेगुलेट किया जाता है। ऑनगोइंग एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस को ऑनगोइंग किया जा सकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट को यहाँ पे एस्टेब्लिश किया जा सकता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है एक्टिवली प्रमोट की जानी चाहिए। और जो है अडोप्टेड ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैन बी हैपन देयर। इफ यू आर टॉकिंग रेगुलेट की फेलिंग ऑफ ट्रीज को, एस्टेब्लिशमेंट होटल को, ड्रास्टिक चेंज ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम को, कमर्शियल यूज ऑफ नेचुरल वाटर या फिर नेचुरल वाटर को प्रिजर्व करना, यहाँ पे रेगुलेटेड होते हैं। ये पोरबंदर से पानीपत तक एक ग्रीन वॉल बनाने की बात की जा रही है। ये सेम आइडिया है जो अफ्रीकन यूनियन के द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज द न्यूज़। तो मैंने बताया कोंदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज न्यूज़ बिकॉज इट इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। इट इज लार्जेस्ट एलिफेंट रिजर्व। डाई डेसिडस फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं। और कालिंदी एंड कायगल ट्रिब्यूटरी यहाँ पे पल्ला रिवर की पाई जाती है। ये न्यूज़ में थी तो याद रखना, पता नहीं क्यों न्यूज़ में थे। एनीवे नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल नेशनल सोलर मिशन 2014 में न्यू एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर में आता है। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल मिशन ऑन हिमालयन इकोसिस्टम, नेशनल मिशन ऑन एनर्जी इनहांस एफिशिएंसी, नेशनल मिशन ऑन वाटर, नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक क्लाइमेट चेंज, नेशनल मिशन ऑन ग्रीन इंडिया, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसका मेन एम है। नेक्स्ट थिंग, कौन कौन से एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट होते हैं? एनर्जी, रेडिएशन, टेम्परेचर एंड हीट फ्लो, एटमॉस्फेरिक गैस एंड विंड, फायर, ग्रेविटी, टोपोग्राफी, सोयल, जियोग्राफी, डिस्ट्रीब्यूशन आर द एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट। बायोटिक की बात करें ग्रीन प्लांट, नॉन ग्रीन प्लांट, डिकम्पोजर, पैरासाइट, सिम्बायोटिक, एनिमल, प्लांट, ये सारे के सारे जो है एबायोटिक कंपोनेंट में आ जाते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं
ओलाइव रिडली टर्टल के बारे में, दे आर फाउंड इन द वार्म वाटर ऑफ द पैसिफिक एंड द इंडियन ओशन, दैट इज करेक्ट। सेकंड, उड़ीसा को जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट मैसिंग नेस्टिंग है, इसको जो है अरी बेदा के नाम से भी जानते हैं। दे आर नॉट फाउंड इन द अटलांटिक ओशन, दैट इज इनकरेक्ट। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं ओलाइव रिडली प्रीडोमिनेंट कार्निवोर्स है, स्पेशली मैच्योर स्टेज ऑफ द लाइफ स्टाइल, एनिमल प्रे ऑन फोटोकेमिकल इन्वर्टिब्रेट विच कैन कोक्ड इन शैलो मैराइन वाटर। कॉमनली प्रे कौन कौन होता है, फॉर एग्जाम्पल सी उर्चिन, बायोजोना, यू कैन सी हिम, दे आर फाउंड इन द वार्म एंड द ट्रॉपिकल वाटर। दिस टर्टल आर द रिलेटेड कर्म्स रिडले फॉरेस्ट, बेस्ट नोन फॉर द यूनिक मास सस्टिंग के नाम से, जिसको अरीबेदा के नाम से जाना जाता है, और ये जो है आपके उड़ीसा के कोस्ट पे पाया जाता है। जैसे चीता इज बैक, वो 8 जो चीता हमने मंगाया नामीबिया से, तो डेट फाइट इज न्यूज़ कहाँ पे है, तो कुनो नेशनल पार्क में। कुनो नेशनल पार्क में अफ्रीकन चीताज है, किसी कैटेगरी वेलरेबल है, हमारी कंट्री में क्रिटिकली एक्सटिंक्ट है, लेकिन एशिया की बात करें तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं, ईरान के अंदर पाए जाते हैं अप्रोक्सीमेटली। अगर हम बात करें एशियाटिक चीते की, जो इनकी आंखें होती है वो लाल रंग की होती है, लेकिन ऐसा चीज़ में नहीं होता। चीता की खासियत ये होती है कि इसका जो कलर होता है वो येलो कलर का होता है, और इसका जो हेड होता है वो ब्रॉड होता है, और इसके खाल पे जो है ब्लैक स्पॉट नज़र आते हैं। लेपार्ड की बात करोगे, यू कैन सी द लेपार्ड, यहाँ पे ब्लैक सॉलिड ब्लैक स्पॉट होते हैं। अच्छा, लेपार्ड की बात करें तो पैक्ड रोस्टलेस टाइप से होता है। जगवार में जो है लार्ज रोस्टलेट विद सेंट्रल स्पॉट, ओके, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन कहा जा सकता है। अब है मैम सैंड, जो मैन्युफैक्चर सैंड होती है, रिवर सैंड में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। मैन्युफैक्चर इन हिस्ट्री फैक्ट्री, ये जो है रिवर बेड्स पे पाई जाती है। एंगुलर एंड रफ टेक्सचर होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं पाया जाता। इसमें जो मॉइस्चर अवेलेबल नहीं होता है, मॉइस्चर इज अवेलेबल ओनली इन वाटर, वॉश्ड एम्पसेंट, मॉइस्चर यहाँ पे अवेलेबल होता है नेचुरली। हायर कंक्रीट स्ट्रेंथ होती है, लेकिन इसमें कम स्ट्रेंथ होती है। यहाँ पे जीरो सिल्टेशन, यहाँ पे सिल्टेशन पाई जाती है। 0% आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड है। 6% मिनिमम ओवर साइज मटीरियल भी पाया जाता है। 0% 2% लाइक सीवर बेड, और इको फ्रेंडली जो है आपका मैम सैंड ज़्यादा पाया जाता है। नीलगिरी बायोस्फीयर में कौन कौन से आपके फॉरेस्ट आते हैं, फिर नागरहोल, बंदीपुर, वेनाड, मुद्दुमलई, मुकुरथी, साइलेंट वैली एंड अदर जो है नीलगिरी के पार्ट बनाते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बायोस्फीयर इधर कौन कौन से इंडिया के अंदर, कोल्ड डेजर्ट, नंदा देवी, कंचनजंगा, दिबांग, दिब्रू सुखोई, नोकरेक जो वेस्ट गारो में पड़ते हैं, सुंदरबन, सिंपलीपाल, चरमरकंडम, पंचमढ़ी, पन्ना, कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ, शीशलाम, नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार एंड अगस्ता मलाई। ठीक है, तो ये सारे के सारे पार्ट बनाते हैं आपके बायोस्फीयर रिजर्व को। यू कैन सी हियर द बायोस्फीयर रिजर्व ऑल्सो। नेक्स्ट सेम ही है। ग्रीन ग्रोथ की बात करें तो ये आपका इकोलॉजी से रिलेटेड है, जो इकोनॉमिक सर्वे में दिए गए क्या क्या है। जैसे ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम चलाया जाए, लॉन्च 2070 सस्टेनेबल एक्शन। पीएम प्रणाम योजना को स्टार्ट किया जाएगा ताकि अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर प्रोवाइड किया जा सके, उसके लिए पीएम प्रणाम है। 500 न्यू वेस्ट टू हेल्थ प्लांट बनाए जाएंगे गोवर्धन स्कीम के, जो 2018 के अंदर स्टार्ट की गई थी। मिस्ट स्कीम को लॉन्च किया गया, मैंग्रोव प्लांटेशन स्कीम। अमृत धरोहर को लॉन्च किया गया, अमृत इम्प्लीमेंटेड ओवर नेक्स्ट 3 ईयर फॉर ऑप्टिमल यूसेज ऑफ वेटलैंड, राइट। बात करते हैं नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, जो 2019 में स्टार्ट किया जाता है, नीति आयोग के द्वारा नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉर क्लाइमेटिक चेंज के द्वारा इसको स्टार्ट किया जाता है। इट इंक्लूडेड द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, नहीं 1986 ये गलत है, क्योंकि इसको 2019 में ही स्टार्ट किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बाद इसको स्टार्ट किया जाता है। इसमें नॉन अटेनेबल स्टेट जो है 101 है, वहाँ पे 1 और 2 देखें तो इस वजह से गलत हो जाती है। और कौन कौन से इनिशिएटिव है जो एयर पोल्यूशन के ध्यान में रखते हुए स्टार्ट किया गया, फॉर एग्जाम्पल सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग रिसर्च सफल पोर्टल को लॉन्च किया गया, एयर क्वालिटी इंडेक्स को लॉन्च किया गया, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को लॉन्च किया गया, और BS4 व्हीकल, पुश फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल, और ओवन पॉलिसी, नो, और कह सकते हैं टर्बो है शीटर मशीन ताकि स्टबल बर्निंग को कम किया जा सके। नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, जिसमें आपके 4 पोल्यूटेंट आते हैं, SO2, NO2, PM10, PM2, राइट। आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट टू प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड कौन कौन से, जैसे नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोग्राम है, नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम है, अटल मिशन फॉर रिजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन है, MG नरेगा के अंडर भी वाटर को प्रिजर्व किया जाता है। रिपेयर, रिनोवेशन, रेस्टोर स्कीम भी जो है इसके अंदर लॉन्च की जाती है। नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, यू कैन सी है, NGT भी इंप्लीमेंट किया जाए। जल जीवन मिशन के तहत क्या क्या इनिशिएटिव यहाँ पे लिए गए हैं, यू कैन सी है, राइट। एक बार आप इसको देखिएगा, आपको समझ में। वेरी डेंस फॉरेस्ट मैंने बता दिया, 70% कैनोपी, 40 से लेकर 70 मिड डेंस फॉरेस्ट। ओपन में जो है 10 से लेकर 40% कैनोपी डेंसिटी। स्क्रब की बात करोगे तो 10% यहाँ पे डेंसिटी, मतलब लेस देन 10% डेंसिटी जहाँ पे पाई जाती है। नॉन फॉरेस्ट में एनी एरिया नॉट इंक्लूडिंग द अबव क्लासेस वो आ जाएगा। अब बात करते हैं IUCN की बना कब था, 1948 में। ये एक टाइप से NGO तो नहीं कहेंगे, तो मतलब सिंपल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट करती है, बिजनेस भी पार्टिसिपेट करती है, सिविल सोसाइटी पार्टिसिपेट करती है। और 1964 में इनकी इंडेंजर्ड की लिस्ट आई थी। वो कौन कौन सी इसमें कैटेगरी है, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले है लिस्ट डेटा, लिस्ट कंसर्न, नियरली थ्रेटन, तो लिस्ट कंसर्न, नियरली थ्रेटन, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, critically endangered, rarely regionally extinct and extinct in the wild।
तो ये सारी की सारी कैटेगरी है जो आपकी IUCN की रेड लिस्ट के अंदर में आती है। इसको नोबेल प्राइज़ भी मिलते हैं, तो याद रखें। टारगेट फॉर द GBF, लेट्स सी अबाउट दिस। इसको 13 to 30 भी कहा जाए, ये CBD के अंडर में आते हैं। प्रोटेक्टिंग एटलीस्ट 30% ऑफ द वर्ल्ड लैंड, वाटर, कोस्टल एरिया एंड मैरीन एरिया। मतलब यहाँ पे वाटर और लैंड को प्रिजर्व करने की बात की जाती है, एयर का कोई नाम नहीं, याद रखिएगा। रिस्टोरिंग एटलीस्ट 30% ऑफ डिग्रेडेड टेरेस्ट्रियल, इनलैंड, वाटर, कोस्टल एंड मैरीन इकोसिस्टम। ठीक है, 30% लैंड एंड 30% वाटर, इसको प्रिजर्व करना एम है। रिड्यूसिंग एलिमिनेटिंग द लॉस ऑफ द एरिया विद बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट। कटिंग ग्लोबल फूड वेस्ट इन हाफ एंड रिड्यूसिंग ओवर कंजप्शन एंड वेस्ट। रिडक्शन द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड एंड हार्मफुल केमिकल बाय हाफ, ये भी इसका एम रखा गया है। फेजिंग आउट और रिफॉर्मिंग सब्सिडीज एट हार्म बायोडाइवर्सिटी, मतलब उन सब्सिडीज़ को कम किया जाएगा या रिड्यूस किया जाएगा जो बायोडाइवर्सिटी को हार्म करती हैं। मोबिलाइजिंग एटलीस्ट 200 बिलियन पर ईयर फंडिंग फ्रॉम ऑल सोर्सेज फॉर बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड कोज। इंक्रीजिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल फ्लो टू डेवलपिंग कंट्रीज एटलीस्ट 20 बिलियन पर ईयर बाय 2025, तो ये इसका टारगेट है। 200 बिलियन दिया जाएगा, फिर जो है हर साल 20-20 बिलियन बढ़ाया जाएगा। प्रिवेंटिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ द इन्वेजिव स्पीसीज एंड रिड्यूसिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नॉन, मतलब जो इन्वेजिव स्पीसीज उसको भी प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना। रिक्वायरिंग लार्ज एंड ट्रांस कंपनीज टू डिस्क्लोजर देयर, क्या उनका जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी इम्पैक्ट किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी पे पड़ रहा है, तो वो अकाउंटेबल ठहराना कह सकते हैं। ओजोन होल फिलिंग अप नाउ, व्हाट इज दिस मीन। देखो अभी क्या है, न्यू असेसमेंट सेज दैट द ओजोन लेयर विल रिकवर टू 1980 वैल्यूज बाय 2026 तक एंटार्क्टिका तक रिकवर कर लेगा, और एंटार्क्टिका की बात, आर्टिक की बात करें 2045 तक जो है रिकवर कर लेगा। इस वजह से न्यूज़ में था, तो डेट्स वाई यू शुड नो अबाउट दिस। नेक्स्ट इज द ओजोन कंजर्वेशन अराउंड एंटार्क्टिका, क्या क्या रीज़न है, क्या पोलर वोर्टेक्स होता है, किस तरीके का वहाँ पे प्रेशर कंडीशन होती है। नीलाकुंजी सेंचुरी स्टेज ऑन पेपर, मतलब इसमें कुछ खास नहीं किया गया। कहाँ पे पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है, तो वेस्टर्न घाट का है और तमिलनाडु के अंदर ये पाई जाती है, बातें याद रखिएगा। कुरंजी जो है वेस्टर्न घाट के अंदर नेक्स्ट फ्लोइंग है, और आप यहाँ पे इसको पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, ये कौन सा पार्क किसके अंदर कवर होते हैं, इराकुलम नेशनल पार्क एंड इडुक्की इराकुलम नेशनल पार्क ऑफ केरला। ठीक है। टोंगा इरप्शन सिमिलर टू माउंट हेलेना इरप्शन, तो टोंगा इरप्शन कहाँ पे है, तो ये आपको याद रखना है, साउथ पैसिफिक में है, और कह सकते हैं इंडोनेशिया के अंदर, राइट। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एशियन एलिफेंट की बात करते हैं। एशियन एलिफेंट IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर की कैटेगरी में। क्रोकोडाइल यू कैन सी हेयर। खालसा बंदारी कैनाल प्रोजेक्ट यू कैन सी हेयर, कहाँ पे है, मंडावी नदी के बेलगावी, मतलब कर्नाटका और गोवा के बीच में है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट याद रखना। इसके बाद है इंडियन स्कीमर, इंडेंजर कैटेगरी में है, जिसमें वुड स्प्रिंग विंटर में ये पाया जाता है। कैरेक्टर्स हैबिटेट एंड बिहेवियर यू कैन सी है, तो ये न्यूज़ में है, तो याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, 53rd टाइगर जो रानीपुर उत्तर प्रदेश में बने। रामगढ़ विश्वधारी अभयारण्य राजस्थान के अंदर। टल चपर ब्लैक बक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछा जाएगा राजस्थान के अंदर। श्रीविल मेगल तमिलनाडु। कमलंग अरुणाचल प्रदेश। ओरांग टाइगर रिजर्व इन 49 नंबर का। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट। इंटरनेशनल टाइगर डे हम 29 जुलाई को मनाते हैं। मोस्ट पॉपुलर स्टेट जो है मध्य प्रदेश है। टाइगर 2022 की थीम थी इंडिया लॉन्च प्रोजेक्ट टाइगर टू डिवाइड द टाइगर पॉपुलेशन। इंपॉर्टेंट टाइगर नामडा अगर पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में। इंद्रावती पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ में। बंदीपुर पूछा जाए तो कर्नाटक में। कोशिया पूछा जाए तो उड़ीसा के अंदर। पिलभीत उत्तर प्रदेश। पिलभीत के अंदर ही है। दुधवा की पूछा जाए तो लखीमपुर खीरी के अंदर। पेरियार टाइगर रिजर्व केरला के अंदर। इंपॉर्टेंट टाइगर रणथंबोर टाइगर रिजर्व राजस्थान। वाल्मीकि बिहार। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। मेलघाट जो है महाराष्ट्र। और डाम्फा की बात करें तो मिजोरम। और सिंपलीपाल जो है आपको उड़ीसा के अंदर मिल जाएगा। बाय दिस एंडिंग द सेशन है। थैंक यू सो मच।